सीए प्रतिभा वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। वैसे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑफलाइन इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक 2017 से 2023 तक बहुत से ऐसे चेंजेस हो चुके हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज हम लोग नए तरीके से अभी जो लेटेस्ट प्रोसेस चल रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वो समझ लें और इसी तरह से इसी प्रोसेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करें। पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो सबको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी और सब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे थे और ऑफिसर्स के पास भी इतना टाइम नहीं था, क्योंकि वैट सीएसटी के भी इतने केसेस पड़े थे उनके पास में और उनको वो कंप्लीट करना था, क्योंकि पूरा नया लॉ चेंज हो रहा है और वो शटडाउन हो रहा था, मैक्सिमम शटडाउन हो रहा था। अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, उस पर अभी भी वैट लग रहा है। तो ये सिचुएशन था। उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन थोड़ा इजीली मिल जाता था पहले, लेकिन अब थोड़ा प्रोसेस भी डिफिकल्ट हो गया है और ऑफिसर्स, जीएसटी ऑफिसर्स भी अब इसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते हुए वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, या फिर अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है अपने डॉक्यूमेंट से, एप्लीकेशन से, तो वो नोटिस भेज के क्लैरिफिकेशन भी मांग रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करें तब पूरा ध्यान दे के एक भी मिस्टेक ना हो, उस तरह से करें ताकि आसानी से हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन विदाउट एनी नोटिस या आस्किंग फॉर द क्लैरिफिकेशन मिल जाए। जीएसटी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने में डिले ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो जब हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे तब जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके पॉइंट। तो जब हम एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको gst.gov.in पे जाना है और उसका पोर्टल ओपन होते ही आपको उसमें सर्विसेज के टैब में रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में सारी डिटेल्स डालनी है। उसमें आपको सबसे पहले आई एम ए टैक्स पेयर, इसमें और भी ऑप्शन है क्योंकि अलग अलग लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीख रहे हैं वो एज अ टैक्स पेयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हो वो दिख रहे हैं। तो आपको टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। मेरा महाराष्ट्र है, मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट कर दिया है। देन डिस्ट्रिक्ट, ओके। और उसके बाद नीचे आपको लीगल नेम ऑफ द बिजनेस और ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि एज मेंशन्ड इन पैन, तो आपको पैन कार्ड में आपका जो नाम रहेगा वो लिखना है। अब यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि पैन कार्ड में कभी कभी ऐसा होता है कि पैन कार्ड में आपका नाम सिर्फ नाम और सरनेम है, आपका मिडिल नेम उसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपका इनकम टैक्स डेटाबेस में जो नाम है, जब आपने पैन कार्ड अप्लाई किया होगा तब आपने इनकम टैक्स डेटाबेस को जो नाम दिया होगा उसमें हो सकता है कि आपके नाम के बाद आपका मिडिल नेम भी हो और बाद में सरनेम हो, ऐसा हो सकता है। तो नाम मिसमैच होने का यहाँ पे इश्यू हो सकता है। मैक्सिमम केस में नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, क्योंकि पैन कार्ड बहुत टाइम पहले आपने अप्लाई किए थे, जब भी मैन्युअली एप्लीकेशन होते थे पैन कार्ड के, तो हमें याद भी नहीं होता है कि हमने पैन कार्ड में एक्चुअली कैसे नाम डाला हुआ है। और पैन कार्ड जब अप्लाई करते हैं ना तब उसमें भी दो ऑप्शन आते हैं कि आपको पैन कार्ड पे कौन सा नाम शो करना है। आपका एक्चुअल नाम कुछ और है, लेकिन आपको पैन कार्ड पे कौन सा नाम शो करना है। आपको पूरा नाम शो करना है विद मिडिल नेम एंड सरनेम, कि सिर्फ आपको अपना ही नाम फर्स्ट नेम सिलेक्ट करना है, या फिर आपको सिर्फ पैन आपका फर्स्ट नाम और सरनेम ही शो करना है। ये भी उसमें ऑप्शंस होते हैं पैन कार्ड अप्लाई करने में। तभी आपने जो सिलेक्ट किया उस हिसाब से आपको अपने पैन कार्ड पे नाम दिखता होगा, लेकिन इनकम टैक्स डेटाबेस में फुल नेम नॉर्मली होता है, इसलिए आपको चेक करना है कि आपके इनकम टैक्स डेटाबेस में कौन सा नाम है और वो नाम यहाँ पे डालना है। अगर गलती हो भी जाती है, आपके पैन कार्ड में जो नाम है वही आपने यहाँ पे लिख दिया है, तो क्या होगा, मैक्स टू मैक्स आपका जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होता है उसके विद इन हाफ एन आवर और विद इन एन आवर आपको एक ईमेल आ जाएगा, एसएमएस भी आ जाएगा कि पैन डेटाबेस से आपका ये नेम वैलिडेट नहीं हुआ है। और फिर आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन अमेंड करके आपका करेक्ट नाम डालना है और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। तो ये नाम को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपका पैन कार्ड में जो नाम रहेगा वो नाम डालना है, लेकिन आपको चेक करना है कि वो आपके इनकम टैक्स डेटाबेस से मैच हो रहा हो। अगर आप इंडिविजुअल है तो, लेकिन कंपनी या पार्टनरशिप फर्म होती है तो नॉर्मली उसमें तो हम लोग करेक्ट ही नाम अपने पैन कार्ड पे होते हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है अलग नाम होने का। फिर परमानेंट अकाउंट नंबर लिखना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस।
ईमेल एड्रेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिक ईमेल एड्रेस डालना है। अगर आप अपने लिए ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना ही ईमेल एड्रेस उसमें डाल देंगे। लेकिन अगर आप कंसल्टेंट है, आप टैक्स प्रैक्टिशनर है और किसी क्लाइंट के बिहाफ में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो याद रखें कि ईमेल एड्रेस आपको क्लाइंट का डालना है और मोबाइल नंबर भी क्लाइंट का ही होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर या आपका ईमेल एड्रेस आप कभी मत डालिए इसमें। अब यहाँ पे भी एक फैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, पहले जब भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते थे तब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर हमने डाला है उस पर हमें ओटीपी आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत कम्बरसम हो जाती है कभी कभी कि जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तभी भी हमें बार बार ओटीपी की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर बाद में जब फाइलिंग करेंगे तभी भी ओटीपी लगता है। तो ओटीपी के लिए बार बार क्लाइंट को कॉल करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते थे, अपना ही ईमेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर डाल देते थे। लेकिन इसमें फिर कभी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। तो इसमें एक ऐसा केस आ गया था कि क्लाइंट ने कुछ जीएसटी फ्रॉड किया था और फिर उसको नोटिस आया था। तो नोटिस आया तो उसने पूरा ब्लेम अपने कंसल्टेंट पे डाल दिया, उसने टैक्स प्रैक्टिशनर पे डाल दिया कि मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे क्या पता है इसमें कैसे फाइलिंग करना है, सारे फाइलिंग्स तो वही करता है, वही देखता है मेरे कंसल्टेंट। और पूरा ब्लेम उस पर डाल दिया था उसने। और ऑफिसर ने भी ये देखा, उसने देखा कि उसका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी कंसल्टेंट का ही है। मतलब ओटीपी के लिए भी उसका कंफर्मेशन वो अपने क्लाइंट से नहीं ले रहा था, वो डायरेक्टली ही फाइल कर रहा था। जिसने जीएसटी फ्रॉड किया है उसको तो उसने मतलब उस पर तो नोटिस गया, उससे तो पेनल्टी कलेक्ट की, लेकिन फ्रॉड में इन्वॉल्व किसको माना गया, टैक्स प्रैक्टिशनर को जिसने अपना खुद का नंबर उसने डाला था। जबकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हम फाइल करते हैं तो क्लाइंट जो डेटा देते हैं उसके बेस पे ही हम फाइल करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ना डालें। अब ये है कि जैसे मैंने एक पॉइंट बताया कि आप जब इसमें क्लाइंट का ही नंबर और ईमेल आईडी डाल देगी तो आपको बार बार ओटीपी के लिए उनको कॉल करना पड़ेगा। तब इस केस में ऐसा आप कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर आप क्लाइंट का डाल दो, लेकिन ईमेल एड्रेस आप क्लाइंट के बिहाफ में एक नया ईमेल एड्रेस बना लो और उसका भी एक कंफर्मेशन अपने क्लाइंट से ले लो। कैसे कंफर्मेशन लेना है, आपको व्हाट्सएप पे भी या एसएमएस पे भी कंफर्मेशन नहीं लेना है, आपको बकायदा उनको ईमेल करना है कि मैं आपका ये ईमेल आईडी आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फर्दर प्रोसेसिंग फाइलिंग वगैरह के लिए ईमेल आईडी क्रिएट, आपका जीमेल अकाउंट ओपन कर रहा हूँ जिसमें मुझे आपके ओटीपी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, जिसका एक्सेस आपके पास भी रहेगा। आप चाहो तब उसका पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हो। ये पूरा एक ईमेल क्रिएट करके आप उसको भेज, ताकि ये कम्युनिकेशन आपके और आपके क्लाइंट के बीच में रहे कि हाँ उन्होंने मुझे मेरा कंफर्मेशन लेके ही ये किया है। अगर आप चाहो तो इसका एक राइटिंग में भी आप उनसे कंसेंट ले सकते हो और उन पर उनकी साइन करवा सकते हो, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहेगा। कभी फ्यूचर में जाके कुछ प्रॉब्लम्स होती है इस बात को लेके तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि क्लाइंट को इन सब चीज़ों के बारे में पता है। ओके, अब जो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालेंगे उसमें ओटीपी आएगा। यहाँ पे एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आगे प्रोसेस करोगे तभी दोनों में जो ओटीपी आएगा वो अलग अलग ओटीपी होगा, तो आपको दोनों ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फ्यूचर में जितने भी ट्रांजेक्शन आप करोगे उसमें दोनों में मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो यहाँ पे आपने लिखा है दोनों में एक सेम ओटीपी आएगा और आपको एक ही ओटीपी उसमें डालना है। तो अगर आपके पास ईमेल एड्रेस का एक्सेस है तो आपको क्लाइंट को बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल के आप कैप्चा डाल दीजिए और फिर प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं जिसका एप्लीकेशन कर रही हूँ मेरे क्लाइंट का, उन्होंने पहले कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी किया था जो रिजेक्ट हो गया। तो मुझे यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है कि इस पैन पे आपका जीएसटी ऑलरेडी अप्लाइड था और ये स्टेटस है उसका, आप क्या आगे प्रोसेस करना चाहते हो। तो आई विल क्लिक ऑन प्रोसीड और फिर मोबाइल पे जो एसएमएस में ओटीपी आया होगा वो मैं लिख दूंगी और ईमेल पे जो ओटीपी होगा वो डालना है और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। और फिर यहाँ पे आपका एक TRN दैट इज टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। You have successfully submitted part A of the registration process. Your temporary reference number is TRN is so and so. तो यहाँ पे से आपको TRN मिल गया। ये TRN जनरेट होने के विदिन 15 डेज आपको आगे का एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। यहाँ तक आपका ये था पार्ट A ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पार्ट B और C तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट A हमने कंप्लीट किया है, पार्ट B और C हम लोग शॉर्टली स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब पार्ट A टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया तब तक था। अब पार्ट B स्टार्ट करते हैं। जैसे ही टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है उसके बाद अगर हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन हो जाता है जिसमें आपको अपना TRN डालना है, कैप्चा डालना है और प्रोसीड पे क्लिक करना होता है और फिर पार्ट B आपको सबमिट करना होता है फॉर्म फिल करके। लेकिन यहाँ पे
ऐसा हो सकता है कि पार्ट ए तो जनरेट कर दिया, पार्ट बी अभी आपको नहीं करना है, तो आपने इस स्क्रीन से बाहर आ गए हो। लेकिन अब थोड़ी टाइम के बाद नेक्स्ट डे कभी भी, क्योंकि 15 डेज का टाइम मिलता है, तो आपको अब जाके पार्ट भी फिलअप करना है। तो ऐसे केस में आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि ये पेज पे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर डाल के आप कैसे लॉगिन करेंगे और पार्ट भी कैसे फिल करेंगे। तो उसमें आपको gst.gov.in पे होम पेज पे जाना है। सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे सिलेक्ट नहीं करना है, लेकिन टेम्पररी रेफरेंस नंबर पे सिलेक्ट करना है। और जैसे ही वो सिलेक्ट करेंगे आपके पास में वापस ही स्क्रीन आ जाएगा। आप TRN एंटर कीजिए, कैप्चा डालिए और फिर प्रोसीड कीजिए। अब जो OTP आएगा वो मोबाइल में भी वही होगा जो ईमेल में होगा। तो आप अपने पास ईमेल आईडी का एक्सेस है, आप ईमेल से OTP लीजिए, डालिए, प्रोसीड कर दीजिए। अब ये है आपका एक एप्लीकेशन जो आपने सेव किया हुआ है। यहाँ पे दिखाया आपको माई सेव्ड एप्लीकेशन, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। करेक्ट, स्टार्ट किया है, इनिशिएट हो गया है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए ये लिखा है माई सेव्ड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको क्रिएशन डेट दिख रहा है, कौन सा फॉर्म है, GST REG 01 फॉर्म होता है GST रजिस्ट्रेशन का। फिर फॉर्म डिस्क्रिप्शन, वो एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। एक्सपायरी डेट 15 डेज का टाइम दिया है। देखिए, क्रिएशन डेट इज़ 14 सितंबर, एक्सपायरी डेट इज़ 29 सितंबर, एग्जैक्ट 15 डेज का टाइम है। फिर स्टेटस और फिर एक्शन। स्टेटस में लिखा हुआ है ड्राफ्ट। और क्या क्या स्टेटस होता है और ड्राफ्ट का मतलब क्या है हम देख लेते हैं। ड्राफ्ट मतलब फॉर्म इज सेव्ड बट नॉट सबमिटेड, विद इन 15 डेज आपको सबमिट करना है। सेकेंड पॉइंट है, और सेकेंड स्टेटस ऐसा हो सकता है पेंडिंग फॉर वैलिडेशन। तो उसमें क्या होता है कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन अभी तक वैलिडेशन नहीं हुआ है, मतलब उनकी साइड से ही ये चीज़ें पेंडिंग हैं। ओके, फिर है वैलिडेशन तो हो गया, लेकिन थर्ड स्टेटस ये सकता है कि आफ्टर वैलिडेशन अगर वैलिडेशन एरर आया तो, जैसे कि मैंने बोला कि नेम मैच नहीं हो रहा है आपके इनकम टैक्स डेटाबेस से, या फिर आपके आधार कार्ड से नाम मैच नहीं हो रहा है, तो ये सारे केसेस है कि वैलिडेशन एरर आ सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको आपके एप्लीकेशन में फिर से जाना है और फिर वहाँ पे आपका नाम चेंज करना है और फिर से ये सबमिट करना है। ऐसा कोई केस मेरे सामने अगर वैलिडेशन एरर का आता है तो उसमें भी मैं वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगी अपने चैनल पे, और उसका लिंक भी इसके नीचे दे दूँगी। अभी तो फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है। और फिर नेक्स्ट है पेंडिंग फॉर आधार KYC ऑथेंटिकेशन। इसमें थर्ड पार्ट जो मैं बता रही हूँ कि GST रजिस्ट्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें से थर्ड पार्ट है आपको आधार KYC ऑथेंटिकेशन करना होता है। तो वो थर्ड करके अगर वो अभी तक पेंडिंग है तो यहाँ पे वो स्टेटस भी बता सकता है। ऐसे केस में आपको आधार KYC ऑथेंटिकेशन करना है और एप्लीकेशन सबमिट करना है, तभी जाके आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। ओके, ये था स्टेटस की बात। जब आप एप्लीकेशन एक बार करते हैं, इनिशिएट करते हैं, उसके बाद पार्ट A कंप्लीट करने के बाद अब आपको एक्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको पार्ट B फिल करना है। जैसे ही आप एक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने 10 टैब्स ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पे पूरे स्क्रीन पे डिटेल दे सकते हैं। एप्लीकेशन टाइप है, ड्यू डेट टू कंप्लीट है, लास्ट मॉडिफाइड डेट है, और प्रोफाइल 0% दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक आपने पार्ट B में एक भी चीज़ अपडेट नहीं की है। अब यहाँ पे 10 टैब्स आपको दिख रहा है। सबसे पहला है बिजनेस डिटेल्स। ये 10 टैब्स जो है ना वो 10 पेजेस है फॉर्म्स के। ये सारे 10 पेज आपको फिलअप करने हैं, तब जाके आपका पार्ट B कंप्लीट होता है। उसमें सबसे पहला है आपका बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल्स में आप देखेंगे तो डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस, इसमें लीगल नेम ऑफ द बिजनेस और परमानेंट अकाउंट नंबर ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा, आपको वो डालना नहीं है। आगे हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। उसमें नेक्स्ट है ट्रेड नेम। अब आप आपका ट्रेड नाम डालिए। जैसे कि आप अगर इंडिविजुअल है और हो सकता है कि आपने बिजनेस का नाम कुछ और रखा है, तो आपको यहाँ पे आपका नाम नहीं डालना है, आपका ट्रेड नेम लिखना है, आपके बिजनेस का नाम लिखना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, अगर आप प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर सिलेक्ट कीजिए। फिर नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, नेम ऑफ द स्टेट तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ रहा है, क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया तभी आपने स्टेट सिलेक्ट किया था पार्ट A में। फिर है आर यू अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नो। आर यू ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, नो। यहाँ पे हम एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल टैक्स पेयर ले रहे हैं, और कंपोजिशन भी नहीं है अपना, तो उस पर नो सिलेक्ट करके रखिए, मतलब आपको उस पर सिलेक्ट ही नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है रीजन टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन। अब इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, इंटरस्टेट सप्लाई, लायबिलिटी टू पे एज अ रिसिपेंट ऑन गुड्स एंड सर्विस। लेकिन मेरा यहाँ पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है GST रजिस्ट्रेशन लेने की, लेकिन मैं अपने मन से GST रजिस्ट्रेशन लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो ये है वॉलंटरी बेसिस, मैं यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस सिलेक्ट कर रही हूँ। आपका इसमें से कोई भी रीज़न होगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैंने रीज़न सिलेक्ट तो कर लिया। नेक्स्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस।
मैंने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में डेट डाल दिया अपना, कभी से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। और फिर है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शंस है कि आपके पास ऑलरेडी कोई जीएसटी नंबर होगा, किसी और स्टेट का होगा तो भी आपको यहाँ पे बताना है, या इसी सेम स्टेट में भी जीएसटी नंबर अगर होगा तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर टेम्पररी आईडी या ये सारे ऑप्शंस है, टीन आपके पास होगा, सीएसटी है, सर्विस टैक्स नंबर होगा अभी तक आपके पास होगा, और बाकी सारे दिख रहे हैं आपको, लिस्ट पूरा है यहाँ पे। इसमें से आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन होगा आपको उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। मेरे पास है रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, तो मैं ये डिटेल डाल रही हूँ। और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल के आपको ऐड पे क्लिक करना है, तो आपकी ये डिटेल ऐड हो जाएगी। अगर इसके अलावा भी मतलब ऐसा हो सकता है कि 2-3 जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी आपके पास हो सकते हैं, तो उसकी डिटेल भी आपको डालनी है। तो ऐड करने के बाद वापस आपके पास सेम टैब आ जाएगा, उसमें आपको ये डिटेल्स डालनी है, उसका नंबर डालना है, डेट ऑफ एप्लीकेशन या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल के आपको वापस ऐड पे क्लिक करना है। ओके, अब डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में जो भी रजिस्ट्रेशन की आपने डिटेल डाली है उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो क्योंकि मेरे पास शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन है तो उसका सर्टिफिकेट मैं अपलोड कर दूंगी। अगर आप कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके हम जाएंगे नेक्स्ट टैब पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिजनेस डिटेल वाला टैब है वो ब्लू कलर हो गया है, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी फिल कर दिया है तो वो ब्लू हो जाएगा। आगे भी हम देखेंगे जितने जितने टैब्स है, जितने जितने पेजेस हम लोग फिलअप करते जाएंगे और सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे, वो सारे ब्लू होते जाएंगे, क्योंकि हम लोग ने वो डिटेल्स उसकी फिलअप कर दी है। और प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं कि 10% दिखा रहा है, पहले जो 0 था अभी वो 10%, क्योंकि आउट ऑफ 10 पेजेस हमने एक पेज फिलअप कर दिया है तो 10% प्रोफाइल दिख रहा है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप अपने पास है प्रमोटर और पार्टनर्स। आपको इसमें आपकी डिटेल डालनी है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें आपका नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा क्योंकि आपने वो पहले ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है। और फिर इसके बाद है फादर्स नेम। तो फादर्स नेम में आपको फादर्स नेम ही मैंडेटरी है, उनका मिडिल नेम और लास्ट नेम मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहे तो डालें वरना ऑप्शनल है। फिर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पार्ट ए में डाला था वही आप यहाँ पे डाल दीजिए। और फिर जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए और डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर लिख दीजिए, अगर आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पार्टनर लिख दीजिए, और अगर कंपनी के बिहाफ में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टर लिखिएगा। ठीक है, और फिर अगर आपके पास डीन है, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर भी हो, भले ही आप आपका खुद का रजिस्ट्रेशन ले लो प्रोप्राइटरी फर्म का, लेकिन अगर आप किसी और कंपनी के डायरेक्टर भी है तो आप उसका नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, येस। और फिर आपका पासपोर्ट नंबर अगर होगा, आप ऑप्शनल है, डालिए ना डालिए। आधार नंबर एंटर करने को अलाउ नहीं करेगा ये आपको। ये आपकी पर्सनल डिटेल डालने के बाद आपको रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए बोलेंगे, तो यहाँ पे जियो कोड हो रहा है आपका रेसिडेंशियल एड्रेस। अभी फिलहाल तो आपको कहीं पे भी ये लोकेशन जो दिखा रहा है वो ड्रैग नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है। अभी कंट्री तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आएगा इंडिया, आपका पिन कोड आपको डालना है। जैसे ही आप पिन कोड डालोगे आपको यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने डाला है 401105, तो मुझे यहाँ पे भी नीचे ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर जैसे ही आपने ये पिन कोड डाला वो थाने महाराष्ट्र दिखा रहा है तो मुझे वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप पिन कोड सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे स्टेट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद सिटी, टाउन, विलेज, लोकालिटी, सब लोकालिटी और रोड वगैरह आपको इसमें डालना है। नेम ऑफ द प्रेमाइसेस या बिल्डिंग नंबर, वो सारे एड्रेस आप, जैसे कि आपने सिटी, टाउन और विलेज में डाला भायंदर, मीरा भायंदर, तो उसमें नीचे भी आपको ऑप्शंस आने लगेंगे कि मीरा भायंदर, फिर मीरा रोड ईस्ट, मीरा रोड वेस्ट, आपको उसमें आपका जो रहेगा पर्टिकुलर एरिया वो सिलेक्ट करना है। सिमिलरली लोकालिटी, सब लोकालिटी में भी ऐसा ही होगा। नेम ऑफ द बिल्डिंग में भी आ सकता है, आपको आपका बिल्डिंग अगर उसमें दिख रहा है तो आपको सिलेक्ट करना है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जगह नहीं दिख रही है, उसमें एग्जैक्ट नाम नहीं दिख रहा है तो आपको सिर्फ टाइप करके छोड़ देना है। लेकिन याद रखें कि आपको ये मार्कर जो ऊपर लोकेशन का दिखा रहा है मैप के अंदर, वो ड्रैग कहीं पे नहीं कर रहा है। आप एड्रेस डालेंगे ना, वो ऑटोमेटिक ड्रैग होकर अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगा। जैसे आप एड्रेस डाल देंगे फिर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट में आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। याद रखिए ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और पीछे मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि पीछे का बैकग्राउंड वाइट हो।
ओके, और आपका फेस एग्जैक्टली सामने दिख रहा हो। ये ट्राई कीजिए कि ऐसे फोटोग्राफ्स हो और उसकी साइज 100 KB से कम हो। जेपीजी फॉर्मेट ही अलाउड है यहाँ पे। जैसे ही आप फोटो अपलोड कर लेंगे, आपके लिए नीचे और एक ऑप्शन है जिसमें आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप ही ऑथोराइज सिग्नेटरी हो आपके बिजनेस के। अब आप तो प्रोपराइटर हो, अब आपके बिहाफ में ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आगे जो फाइलिंग करने वाले हैं, कभी किसी विजिट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए किसी पर्सन को आपने अपॉइंट किया है कि आप ही सब करने वाले हो। ये एक ऑप्शन है। फिलहाल मैंने जिसका एप्लीकेशन यहाँ पे किया है वो खुद ही इसके ऑथोराइज सिग्नेटरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे यस किया है। अगर वो नहीं है तो आपको नो रखना है, उसमें सिलेक्ट नहीं करना है, लेकिन वही है इसलिए मैंने यहाँ पे यस सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू किया। तो अब आप देख सकते हैं दोनों टैब अभी ब्लू हो चुके हैं क्योंकि दोनों को आपने फिल कर लिया है। अब नेक्स्ट है ऑथोराइज सिग्नेटरी। क्योंकि मैंने जो प्रोपराइटर है उनको ही ऑथोराइज सिग्नेटरी रखा है, इसलिए यहाँ पे उनकी सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी, मुझे फिर से उनकी डिटेल्स सबमिट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने इनको ही ऑथोराइज सिग्नेटरी नहीं रखा होता और यहाँ पे नो सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पे ये डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट नहीं होती, मुझे जो मैंने ऑथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट किया है उनकी डिटेल्स डालनी पड़ती। ठीक है, डिटेल्स ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी में सबसे पहला पॉइंट है प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी। आपको ये सिलेक्ट करना है क्योंकि ऑथोराइज सिग्नेटरी भी आप एक से ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हैं और उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी ऑथोराइज सिग्नेटरी हो सकते हैं। तो ये प्राइमरी, क्योंकि ये प्रोपराइटर है वो खुद ही ऑथोराइज सिग्नेटरी है, मैं प्राइमरी पे सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर ये प्राइमरी नहीं है, आप किसी और ऑथोराइज सिग्नेटरी को अपॉइंट कर रहे हो और फिर उनको प्राइमरी बना रहे हो, तो आप उसकी टैब में जाके इसको कर सकते हैं। फिलहाल प्रोसेस को सिंपल रखने के लिए मैंने ये एक ही ऑथोराइज सिग्नेटरी को प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी बता दिया है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने और ये सारी डिटेल्स तो ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगी। नेम, एड्रेस, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा और वो ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है। अब जैसे ही लास्ट में ये पेज पे जाओगे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप ऑथोराइज सिग्नेटरी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते हो सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आपको पास नया डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है कि आपको ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की कोई डिटेल डालनी है। अगर नहीं डालनी है तो आप नो रखिए, अगर डालनी है तो आप येस कर दीजिए और फिर उसमें डिटेल्स ऐड कर दीजिए। फिलहाल यहाँ मेरे पास कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसलिए मैंने नो रखा है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो अब आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल्स डालनी है। ओके, ये सबसे बहुत ही और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सारा रजिस्ट्रेशन इसी के बेस है। वैसे तो बेस अपना पैन कार्ड होता है लेकिन वो इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है क्योंकि उसकी डिटेल्स अपने पास होती है। अगर कुछ मिसमैच भी होता है तो वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो डेटा है उसके बेस पर ही हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नॉर्मली मिलता है, और जो क्वेरीज इसके बाद भी आती है वो ऑफिसर इसके बेस पे ही नॉर्मली भेजते हैं। मुझे भी बहुत टाइम क्वेरीज आई है और इसके बेस पर ही वो क्वेरीज मैंने रिसीव की है और इसका रिप्लाई भी मुझे इसके बेस पर ही करना पड़ता है, जो आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस डालना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है, वो जो पॉइंट है, लोकेशन का जो पॉइंट है वो आपको कहीं पे भी कभी ड्रैग नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका नीचे एड्रेस डालना है। अब जैसे ही आप पिन कोड डाल लोगे तो पिन कोड डालोगे ना, उसके बेस पे ही वो अपनी जगह पे ऑटोमेटिक ड्रैग होके आ जाएगा, आपको वो नहीं करना है। ठीक है, फिर स्टेट सिलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए आप, फिर आपका एड्रेस नीचे डाल दीजिए, सिटी, टाउन, विलेज, वो सब रेसिडेंशियल एड्रेस में हमने जैसे देखा था उसी तरह आपको यहाँ पे भी एड्रेस डालना है। फिर लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड इसका अपने आप ही आ जाएगा, ऑटो पॉपुलेट होता है वो। और जैसे ही वो हो जाएगा आपको स्टेट ज्यूरिसडिक्शन डालना है। स्टेट ज्यूरिसडिक्शन के ऑप्शंस आपके पास होंगे, आपका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आपको सेंट्रल ज्यूरिसडिक्शन एंटर करना है। सेंट्रल ज्यूरिसडिक्शन में भी ये पालघर आपको आ जाएगा, डिवीजन 1 भी आपको ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेंज, कि आपका कौन सा रेंज है वो आपको सिलेक्ट करना है। वो रेंज कैसे सिलेक्ट करना है वो हम देख लेते हैं। वैसे तो रेंज सिलेक्ट करने के लिए सेंट्रल ज्यूरिसडिक्शन के बाजू में आपको एक लिंक दी है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो लिंक ओपन नहीं हो रही है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि आपको cbic-gst.gov.in पे जाना है और उसमें आपको सर्विसेज के टैब में नो योर ज्यूरिसडिक्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। मेरा महाराष्ट्र है, और फिर आपको जो आपके पास ऑप्शन मिलते हैं उसमें से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा पालघर है तो मैंने पालघर में जाके, क्योंकि उसका जो जोन है वो मुंबई जोन है, तो मैंने मुंबई जोन पे क्लिक किया और जैसे ही मैंने मुंबई जोन पे क्लिक किया मेरे पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन आ जाते हैं। मेरा पालघर है तो पालघर में जाके मैं चेक करूंगी मेरा जो पिन कोड है वो उस स्टेट में मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, मतलब बेसिकली मेरा सर्च तो पिन कोड के बेस पे ही है,
तो मेरा पिन कोड जो है वो मैंने सर्कल किया है, आपको दिख रहा है, उसके बीच में ही आ रहा है, तो मैं पालघर सिलेक्ट करूँगी। जैसे ही पालघर सिलेक्ट करती हूँ, अब मुझे यहाँ पर डिविजन्स दिख रहे हैं, डिवीजन 1 2 3। अब मेरा जो पिन कोड है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, डिवीजन 1 में। इसका मतलब है कि मेरा डिवीजन 1 आ रहा है, जो वहाँ पे मुझे वैसे भी दिख ही रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं पिन कोड डालती हूँ वो डिवीजन 1 तो सिलेक्ट होके आ ही गया है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और आपका डिवीजन ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। सिर्फ रेंज आपको ढूंढना है, तो मैंने डिवीजन 1 पे क्लिक करना है। जैसे डिवीजन 1 पे क्लिक किया, अब मुझे अपने नाम के बेस पर डिसाइड करना है कि मेरा रेंज कौन सा होगा, क्योंकि मेरा नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए क्यू और मैंने यहाँ पे सर्कल भी किया है, क्यू और एस के बीच में आर आ जाता है, तो अब मेरा रेंज रहेगा 5 और इस तरह से मुझे रेंज मिल जाएगा। ओके, अब आपने रेंज सिलेक्ट कर लिया, रेंज 5। अब नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रीमाइसिस। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब बिजनेस डिटेल्स डालेंगे तब आप क्या सिलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज़ वेरी क्रूशियल इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो रेंटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे रेंटेड सिलेक्ट कर रही हूँ। रेंटेड सिलेक्ट करने के बाद मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है। किसी भी रजिस्ट्रेशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल तो डालना ही डालना है, अपलोड करना ही है, और वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जिसके नाम से ये प्रॉपर्टी है उसके नाम से ही लाइट बिल होना चाहिए, और नेम में भी मिसमैच ना हो उसका भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऑफिसर छोटा मोटा मिसमैच चला लेते हैं, मतलब लेट गो कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए उन्होंने और ये प्रूफ हो रहा है उनसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप ट्राई करें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा जिसके नाम से ये प्रॉपर्टी है उसका ही होना चाहिए। प्रॉपर्टी मतलब आप जिस जगह को प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रहे हो, ये मेरा रेंटेड है तो ये ओनर के नाम से ही लाइट बिल होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं यहाँ पे अपलोड करूंगी और वो सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मस्ट है। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मुझे अपलोड करना ही है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट किया और फिर मैंने फाइल सिलेक्ट कर लिया और अपलोड कर दिया। अब इसमें आपके पास पीडीएफ और जेपीजी दो फॉर्मेट, दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, और जिसकी साइज 100 KB से कम होनी चाहिए। अपलोड कर लिया और फिर आपको दूसरा प्रूफ अपलोड करना है। अब उसमें जो ऑप्शन है वो किस पर डिपेंड करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो आपने प्लेस ऑफ बिजनेस लिया है, वो ओन्ड है, आपका खुद का है, तो आपको लेना है उसका प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, म्युनिसिपल खाता कॉपी जो रहेगा आपके पास वो भी आप अपलोड कर सकते हो, आपकी एग्रीमेंट की कॉपी भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन सिंपल डॉक्यूमेंट है, आपने जो प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है जो लेटेस्ट रिसिट रहेगी वो आप अपलोड कर दो। ये सिंपल डॉक्यूमेंट है, अगर उनको एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो बाद में आपको क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। तो ये होता है ओन केस में। अगर आपका रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट इसमें अपलोड करना है। रेंट एग्रीमेंट भी आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको साइज ज़्यादा साइज भी अलाउ करता है। ओके, और फिर दूसरा हो सकता है कि आपने किसी से जगह तो ली बिजनेस स्टार्ट करने के, लेकिन वो रेंट फ्री है, वो आपसे रेंट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपके पापा की जगह है तो आपसे थोड़ी ना रेंट चार्ज करेंगे। तो उस ऐसे केस में आपने कोई रेंट एग्रीमेंट तो बनाया नहीं है, रेंट फ्री है, तो उस केस में आपको एक एफिडेविट बनवानी है 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे, जिसपे कंसेंटर अपना कंसेंट देगा कि मैं इस पर्सन को अपनी प्लेस द पर्पज ऑफ बिजनेस यूज करने दे रहा हूँ, और उसको प्रॉपरली नोटराइज भी करवाना होगा, और फिर वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। रेंट फ्री कंसेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कि जो एफिडेविट की मैं बात कर रही हूँ, उसके ड्राफ्ट के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप मुझे डीएम करेंगे मैं आपको इसका कॉपी शेयर कर दूंगी। दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, और मेरा यहाँ पे जो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आपका जो भी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है वो सिलेक्ट करना है। और फिर आपको नीचे ऑप्शन है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो अगर आपके पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ये सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो उसको नो रहने दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिटेल्स डालने के लिए नेक्स्ट टैब ओपन होगा। जो जैसे आपने यहाँ पे डिटेल डाली है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, वैसे ही सेम डिटेल्स आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में डालनी होगी। इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में भी अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ मैंने नो सिलेक्ट किया है फॉर द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, मुझे यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, कंटिन्यू सिलेक्ट कर देती हूँ। तो अब मुझे डालनी है डिटेल्स अपने गुड्स और सर्विसेज की जिसमें मैं डील कर रही हूँ,
और यहाँ पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप सिलेक्ट करना है। अगर आपको आपका HSN या SAC पता है तो आप वो डाल के भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसका 1-2 वर्ड डाल दीजिए, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे और आपको उसमें से फिर सिलेक्ट कर लेना है जो आपको एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने गुड्स की डिटेल डाल दी है। इन दोनों गुड्स में मैं डील कर रही हूँ, मेरा क्लाइंट डील करने वाला है, तो मैंने उसकी डिटेल्स इसमें डाल दी है और फिर सेव एंड कंटिन्यू। सिमिलरली आप सर्विसेज के लिए भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ गुड्स की डिटेल डाली है। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए। आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यूनिट तो डालना ही डालना है। आपके पास जो लाइट बिल है उस पे से आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी। उसके नीचे है आपके लिए प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय, मतलब PTEC और PTRC की डिटेल देनी अगर आपके पास है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले हो सके तो PTEC एटलीस्ट लेके रखिए, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड नंबर। इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है तो इसके लिए भी आपको नोटिस आ सकती है। PTEC क्या होता है, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको एक प्रोफेशनल टैक्स भरना होता है और वो ईयरली एनुअली 2500 होता है, जो कंपलसरी होता है सभी के लिए। एज पर लॉ ये मैंडेटरी है, लेकिन इस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। अब तक जिसने नहीं लिया है उनको नोटिस भी जा रही है कि आप PTEC अप्लाई करो, PTRC का सबमिशन दो। ऐसा भी हुआ है कि जिनका बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है इतने टाइम से और फिर भी उन्होंने नंबर नहीं लिए हुए हैं, तो अभी उनको विद पेनल्टी वो टैक्स भरवा रहे हैं। ऐसे भी नोटिस आ चुके हैं। तो ये बहुत ही मैंडेटरी है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो PTEC एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। PTRC अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ है आपके कोई, तो आप PTRC ले लीजिए और उनका अगर आप प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करके पे करें गवर्नमेंट को तो आपके पास PTRC होने चाहिए। उसके भी कुछ नॉर्म्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, कब आपको आपके एम्प्लॉयज़ का प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है वगैरह की डिस्कशन हम आज नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरा ये सिंपल सजेशन है कि आप एटलीस्ट PTEC नंबर अप्लाई करने के बाद ही GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें। अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबको ये नोटिस आए, लेकिन अभी नहीं आ रही तो बाद में आएगी और बाद में आपको ये अप्लाई करना ही करना है, ये कंपलसरी है। अगर आपने PTEC ऑलरेडी ले लिया है, नंबर आपके पास है, तो आप इसमें डाल दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट है आधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आपको डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो येस ही सिलेक्ट करना है। आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना ही करना है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो आपका प्रोसेस GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही डिले हो सकता है, क्योंकि इसका प्रोसेस ये हो जाएगा कि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तो ऑफिसर आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद वो बाद में ही रजिस्ट्रेशन आपको देंगे, और अगर उसमें कुछ एरर आया तो वापस प्रोसेस लंबा हो सकता है। तो बेटर कि आप आधार ऑथेंटिकेशन कर ले और कम टाइम में आपका GST रजिस्ट्रेशन आप ले लें। तो आपको येस सिलेक्ट करना है और फिर नीचे आपके पास ऑप्शंस हो गए कि आप किस पार्टी का आधार ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हैं। क्योंकि आप तो यहाँ पे प्रोप्राइटरी हो तो सिर्फ आपका ही नाम वगैरह डिटेल्स दिखेंगी, लेकिन ऐसा हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में, LLP में, कंपनीज में जितने भी डायरेक्टर्स या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की आपने डिटेल डाले हैं इसमें, उनमें से किसी एक का आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको आपका खुद का सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। आधार ऑथेंटिकेशन का कंफर्मेशन देते हुए आपको ओके करना है और वेरिफिकेशन के लिए चेक करना है और फिर आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करके प्लेस डाल के सबमिट विद EVC पे सिलेक्ट करना है। और फिर आपको OTP आएगा, ईमेल मोबाइल दोनों में सेम होगा, तो आप उसमें से किसी भी एक OTP को यहाँ पे डालिए और फिर वैलिडेट OTP क्लिक कीजिए। वैलिडेट OTP क्लिक करते हुए आपको दिख जाएगा कि सक्सेस, थैंक यू फॉर द सबमिशन, जिसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जिसको बोलते हैं ARN अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, वो थोड़ी टाइम में जनरेट होगा और आपको SMS और ईमेल भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट B। आपका पार्ट B यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको करना है पार्ट C। ओके, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आगे बढ़ना है आपको। अब आप अगर स्टेटस देखते हैं, जो एप्लीकेशन किया है उसका क्या स्टेटस है, जैसे मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया था, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में जाके आपको चेक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन में टेम्पररी रेफरेंस नंबर और OTP डाल के आपको एंटर करना है। आपके सामने ये स्टेटस ओपन हो जाएगा जिसमें दिखा रहा है पेंडिंग फॉर वैलिडेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि ड्राफ्ट के बाद सेकेंड होगा पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, ये प्रोसेस उनके साइड से बाकी है। ठीक है, तो अभी तक आपका वैलिडेशन हुआ नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ये सारी वैलिडेशन होने के बाद आपको आपके ईमेल और SMS दोनों में एक लिंक आ जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे GST वेबसाइट पे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी सारी डिटेल दिखेगी। आपको कंसेंट फॉर ऑथेंटिकेशन पे चेक करना है और फिर नीचे आपका आधार नंबर या VID आपको
डालना है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर एंटर कर दीजिए, आधार नंबर नहीं है तो आपको वीआईडी एंटर करना है और फिर उसको वैलिडेट पे क्लिक कीजिए। आपको ओटीपी आएगा, आपका जो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में आपने रजिस्टर्ड किया है उस पर आपको ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी डाल के वैलिडेट करना है। वो सक्सेसफुली होने के बाद ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है, क्योंकि तभी आपका पार्ट सी कंप्लीट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पार्ट बी कंप्लीट करने के बाद आप चेक करें कि आपके ईमेल एसएमएस में आपको आधार ऑथेंटिकेशन कोई लिंक आया है कि नहीं आया है, और जैसे ही आता है उसको आपको ओटीपी डाल के कंप्लीट करना है, तभी जाके आपका पार्ट सी कंप्लीट होता है रजिस्ट्रेशन का। और जिस दिन आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं उसी दिन आपका एप्लीकेशन फाइल हुआ, उसी डेट को एप्लीकेशन फाइलिंग डेट माना जाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन में डिले ना करें। जीएस रजिस्ट्रेशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉपर अपलोड नहीं हुआ है, या फिर डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है उसकी फाइल साइज कम करने के चक्कर में वो थोड़ा ब्लर हो गया है, या जो ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है उसको रीड करने में, तो ऐसे केस में वो आपको नोटिस भेज सकते हैं, या उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर उनको चाहिए तो वो भी मांग सकते हैं। तो आपको उसके क्लैरिफिकेशन का रिप्लाई करना होता है। नोटिस आएगा तो कैसे आएगा, आपको उसका रिप्लाई कैसे करना है, उस पर भी शॉर्ट टाइम में आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, आपको किसी भी तरह से काम आई हो तो इसे लाइक कर लीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसी और पर्सन के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपने आप ही कर सकें। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।